हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज सी ए सागर फ्रॉम क्रैक सी ए क्लासेस। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो रिजल्ट आया है और अगर आप लोगों का नेगेटिव रिजल्ट आया है तो क्या करना चाहिए। अगर मेरा खुद का नेगेटिव रिजल्ट आता तो मैं क्या करता, क्या कंटिन्यू करना चाहिए सीए, क्या छोड़ देना चाहिए, और कौन कौन से ऑप्शंस है। अगर कंटिन्यू करना है तो आपका अभी का रिजल्ट है उसके हिसाब से आगे कैसे कंटिन्यू करना चाहिए, राइट, कौन कौन से मिस्टेक्स आपको इम्प्रूव करनी चाहिए, वो सारे डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखना, और जो कोई भी आपके फ्रेंड्स वगैरह सर्कल में हो, अगर आपको लग रहा है कि उनको ये ज़रूरत है तो उनके साथ भी ये शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, बात करते हैं। रिजल्ट अभी आया है, 2 दिन हो चुके हैं। ओके, तो सबसे पहली बात तो व्हाट आई वुड हैव डन आफ्टर नेगेटिव रिजल्ट। तो सबसे पहले तो कोई घाई घाई नहीं करता, मैं जल्दी नहीं करता। देखो अभी अभी क्या सीन चल रहा है कि अभी जो भी आपका एटमॉस्फेयर होगा, जो माइंडसेट होगा, वो बहुत जुनूनी होगा कि रिजल्ट आया है, नेगेटिव आ गया है, ये मैं पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, ब्ला 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 ब्ला, राइट। तो अभी ज़्यादा घाई घाई में उत्साह में आके सब कुछ शुरू कर दूँ, ख़त्म कर दूँ, वो आप मत करो। पहले तो आप बैठो, एनालाइज करो कौन से सब्जेक्ट में क्या एक्सपेक्ट किया था और कितने मार्क्स आए हुए हैं, और फिर उस हिसाब से एक पहले तो सबसे, मैं अगर होता तो अभी से लेके एग्ज़ाम का पूरा प्लानिंग बनाता। अगर खुद से नहीं जम रहा है तो किसी और सीए के साथ में बात करता या सीनियर के साथ में बात करता, जो लोग सीए हो चुके हैं आपके ग्रुप में, मेरे ग्रुप में हो चुके होते तो उनसे बात करता, या जो लोग मेंटरिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं उनसे बात करता। एक डिटेल प्लानिंग, मेरे सारे फैक्टर कंसिडर करने के बाद मैं सारा प्लानिंग बनाता। मान लो कि ऑफिस चल रही है या कोई भी प्रायर कमिटमेंट है आपका, राइट, या फिर कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, वो सारा कुछ कैलकुलेशन में लेके अभी से लेके एग्जाम तक का डिटेल प्लानिंग में बैठ के बनाता। भले ही मेरा एक दिन पूरा उसमें चला जाता है, वो मुझे जमता, ठीक है। तो आपको वो करना चाहिए कि पहले पूरा प्लानिंग बना लेना चाहिए कि अभी से कितना टाइम है। सब्जेक्ट्स कम हो चुके हैं आपके, वो एक एडवांटेज है। अगर कहीं पे एग्जामिशन आया है तो वो एडवांटेज हो जाएगा। तो अभी से लेके एग्जाम तक का पूरा डिटेल प्लानिंग बना लो, ताकि एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए कि कितनी बार रिवीजन होगा। सेकेंड थिंग, 3 बार मिनिमम रीडिंग होना चाहिए। अभी इनफ टाइम है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 3 बार रिवीजन कैसे करें, मुझे बता देना। हमारे नंबर्स भी आपके पास अवेलेबल है, सोशल मीडिया भी अवेलेबल है, तो सारा कुछ आपको गाइडेंस मिल जाएगा। पर 3 बार मिनिमम एग्जाम से पहले पढ़ाई हो जानी चाहिए। एग्जाम के ड्यूरेशन में जो पढ़ाई करोगे वो 4th आपका रिवीजन होगा, ठीक है। तो वो एक चीज़ ध्यान में रखो। दूसरी सबसे बड़ी मेन चीज़ है वो है सोशल मीडिया। तो मैं अगर आपकी जगह पे होता तो मैं अननेसेसरी सोशल मीडिया पे रहता ही नहीं। हाँ, मैं समझता हूँ बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आप बोल रहे हो कि अभी से ज़्यादा मैं उत्साह में आके पढ़ाई मत स्टार्ट कर दो, मतलब सब कुछ खत्म कर लूँ मत करो, और सामने ये भी बोल रहे हो कि सोशल मीडिया छोड़ दो। पर दोनों में डिफरेंस है। देखो एंटरटेनमेंट चाहिए वो अलग बात है, और सोशल मीडिया वाला नहीं देखना है ना किसी के फोटोज़, चलेगा, राइट। अभी 4-6 महीने जो भी है चलेगा, अपने को किसी के फोटोज़ नहीं देखने, किसी की लाइक नहीं करनी है, रील्स नहीं देखनी है। यूट्यूब है, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम, सबसे बड़ा दुश्मन है टेलीग्राम। आपको लग रहा है कि आप डाउट सॉल्विंग कर रहे हो, पर वहाँ पे वो चीज़ आपका कितना टाइम कंज्यूम कर रही है, वो आपको या सबकॉन्शियसली क्या इम्पैक्ट डाल रही है, वो आपको रियलाइज ही नहीं हो रहा है, वो हैम्पर्ड कर रहा है आपको, ठीक है। अगर डाउट है तो फैकल्टी को कांटेक्ट कीजिए आप, राइट। आपके पास कहीं ना कहीं सारी अभी तो ऑनलाइन फैकल्टीज़ है, नंबर्स मिल जाएंगे आपको, हमारे नंबर्स है, मुझसे बात कीजिए। पर ये सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना दूर रहिए आप, तो ज़्यादा बेनिफिट है। मेरे टाइम पे मुझे याद है, या फिर अगर मान लो अभी मैं फेल होता तो मैं या तो सोशल मीडिया टोटली अनइंस्टॉल कर देता, या फिर उसकी नोटिफिकेशन सारी की सारी मैं ऑफ कर देता। देखो उसमें अगर आप बोलोगे कि सर आईसीआई की नोटिफिकेशन वहाँ से ही समझ में आती है या जल्दी पता चल जाता है, तो आप इतना समझो कि अगर आईसीआई की कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है या आने वाली है और आप सोशल मीडिया पे नहीं हो, फिर भी आपको कहीं ना कहीं से वो न्यूज़ मिल ही जाने वाली है। तो ऐसा एक्सक्यूज़ मत दो कि मुझे सर टेलीग्राम से या इंस्टाग्राम से मुझे ये नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाती है, वो सारे एक्सक्यूजेज है। इससे दूर रहोगे जितना, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं तो आपको एक चीज़ बोलता हूँ, जितना टाइम आप सोशल मीडिया के वहाँ पे आप स्पेंड कर रहे थे, उतना अपनी हेल्थ के बारे में वहाँ टाइम दीजिए ना, वर्कआउट कीजिए। मान लो दिन भर में 10-10, 5-5 मिनट करके, मुझे पता है कि 1-1.5-2 घंटा आप सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे, इंस्टाग्राम वगैरह, यूट्यूब वगैरह, कुछ भी।
ठीक है। तो वो 2 घंटे में से अगर आप 1 घंटा भी अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो क्या होगा, मॉर्निंग में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो पूरा दिन, एक तो आप हेल्दी रहोगे, दूसरी चीज़ आपका माइंड सेट है ना बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। तो ये रेगुलर हैबिट डिसिप्लिन 4 महीने के लिए आप लेके आ जाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट करेगी। स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर मैं क्या चेंज करूँ, मैं 2 अटेम्प्ट से फेल हो रही हूँ या फेल हो रहा हूँ, पर ये छोटी छोटी बातें आप चेंज करोगे तब जाके वो बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। समझो आपको ये लग रहा है कि सर इसमें छोटी बात में जो क्या इम्पैक्ट आ जाएगा, पर ऐसा नहीं है। आप डिसिप्लिन रहोगे, हर रोज उठ के वो आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज करना, इट इज़ अ टास्क। वो हार्ड नहीं है, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ज़्यादा हार्ड है। तो वो अगर हैबिट आ गई तो आप पढ़ाई में भी काम में आएगा और माइंडसेट भी आपका फ्रेश रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो सबसे पहले मैं प्लान बनाता और सोशल मीडिया को मैं टोटली अनइंस्टॉल कर देता या फिर नोटिफिकेशन वगैरह टोटली मैं ऑफ कर देता अननेसेसरी। हाँ, मुझे जब देखना है, मैं क्या करता था मेरे टाइम पे, जो बैकग्राउंड डेटा होता है वो मैं ऑफ रखता था। अगर जिन लोग को आईटी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है उनको पता होगा कि बैकग्राउंड डेटा आप ऑफ कर सकते हो कोई भी एप्लीकेशन का। तो आपका इंटरनेट चालू है पर वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन अनलेस एंड अनटिल जब तक आप ओपन नहीं करोगे वो डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो डेटा को एक्सेस नहीं करेगा तो वो डेफिनेटली इंटरनेट एक्सेस ऑफ हो गया है तो वो नोटिफिकेशन दे नहीं पाएगा, राइट। फिर क्या होता था, मान लो कि मैं अगर इंस्टाग्राम ओपन कर रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगी इंस्टाग्राम की ओर से कि भाई आपका ये बैकग्राउंड डेटा ऑफ है, तो इसको ऑफ रखना है या फिर आप ऑन कर दो। तो क्या होता था, 10 में से 8 बार मैं वो नोटिफिकेशन पढ़ के इंस्टाग्राम ओपन ही नहीं करता था, मैं वापस आ जाता था। तो वो मेरा टाइम सेव हो जाता था। समझ में आ रहा है? तो ये छोटी ट्रिक्स है, आप कर सकते हो। नहीं अनइंस्टॉल करना कोई दिक्कत नहीं है, पर आप नोटिफिकेशन ऑफ कर दो या फिर बैकग्राउंड डेटा ऑफ कर दो, उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। हाँ, शुरू का जो 1 वीक होगा ना वो ज़्यादा हार्ड लगेगा क्योंकि हैबिचुएटेड नहीं हुआ। उसके बाद ये चीज़ इतनी अच्छी लगेगी, सामने पढ़ाई हो रही है और यहाँ से डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो एक लूप बन जाएगा पॉजिटिव, तो वो बहुत ही बढ़िया बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये करता। सेकेंड थिंग, जो भी स्टूडेंट्स है जिनके 180 प्लस मार्क्स आए हैं या फिर सारे सब्जेक्ट में पास है, सिर्फ एक सब्जेक्ट या दोनों ग्रुप में एक सब्जेक्ट में ही नेगेटिव था, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके 200 क्रॉस हो चुके हैं पर एक सब्जेक्ट में नेगेटिव मार्क्स है 35 37, उसकी वजह से पूरा ग्रुप रह गया है। तो वैसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, तो मेरी सबसे पहली एडवाइस ये है कि उनको उनकी राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा लगानी चाहिए, क्योंकि देखो 15-20 नंबर है ना राइटिंग प्रैक्टिस की वजह से आसानी से पुश मिल जाएगा आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको निगलेक्ट करते हैं, पर जितना ज़्यादा राइटिंग करोगे चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर की एक टेस्ट लिखो, चैप्टर कॉम्बिनेशन की लिखो, फुल सिलेबस की लिखो, सारी टेस्ट आप अटेंड करो और वहाँ पे आप अटेंड करो कि जहाँ पे प्रॉपरली चेक होके आपको मिले कि आपकी मिस्टेक्स भी क्या है। ठीक है, जैसे आईसीआई की मॉक टेस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आईसीआई की मॉक टेस्ट तो हम देते हैं, पर अब इतना समझो आईसीआई की मॉक टेस्ट में आपको कोई वो मिस्टेक्स बताने वाला नहीं है कि यहाँ पे ये मिस्टेक्स है और इसको इस तरीके से इम्प्रूव करते हैं, और मॉक टेस्ट बहुत ही लेट आती है, तो उससे पहले का क्या, तो हर एक चैप्टर की आप टेस्ट वगैरह लिखोगे तो चैप्टर वाइज समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। मान लो कि फुल सिलेबस की टेस्ट आप लिख रहे हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, जो पेपर है उसकी एक लिमिटेशन हो जाएगी। पेपर है 100 मार्क्स का और चैप्टर्स है अपने, मान लो डीटी की मैं बात करूँ तो 30 प्लस चैप्टर्स है, या आईडीटी की बात करूँ 30 प्लस चैप्टर्स है, एफआर की बात करूँ कितने सारे इंडियर्स है, तो एक लिमिटेशन क्या आएगी, सारे के सारे टॉपिक्स वो 100 मार्क्स के पेपर में कवर करना इम्पॉसिबल है। तो वही चीज़ आप अगर चैप्टर वाइज लिख रहे थे तो क्या होगा, सारे के सारे चैप्टर्स कवर हो गए, सारे के सारे मेजोरिटी ऑफ टॉपिक्स कवर हो गए, तो आपको क्लैरिटी आएगी कि कहाँ पे एक्चुअली में दिक्कत आ रही है। ठीक है, दूर से ही लग रहा है कि हाँ ये मेरा ये चैप्टर सही है, वो वाला चैप्टर मुझे हार्ड, फॉरेक्स मुझे हार्ड लग रहा है, सिक्योरिटी वाला इजी लग रहा है, म्यूचुअल फंड इजी लग रहा है, मर्जर एक्विजिशन इजी लग रहा है, पर जब तक उसका सम आप बैठ के टेस्ट नहीं दोगे तब तक वो चीज़ पता नहीं चलेगी कि कितना हार्ड लग रहा है। मान लो कि लॉ या चलो लॉ तो अभी निकल गया, फाइनल की बात करें, ऑडिट की बात करते तो आपको ऑडिट इजी लगता है, पर जब ऑडिट लिखने बैठते हैं, मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। जब मान लो कि जो वाउचिंग वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक है इन्वेंट्रीज, तो आपको ये बोला कि इन्वेंट्रीज का आप वाउचिंग वेरिफिकेशन करो, आपका उसमें क्या क्या पॉइंट कवर करोगे, एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन है, मान लो कि कैश एंड बैंक बैलेंस है, राइट, या फिर इन्वेस्टमेंट्स है, तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल तो असेट्स है, राइट, पर
अगर आईसीआई की मॉड्यूल में आप देखोगे या फिर कहीं रेफरेंस बुक अगर फैकल्टी की है तो वहाँ देखोगे तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए वाउचिंग वेरिफिकेशन कुछ डिफरेंट होगा और इन्वेंट्रीज के लिए जो पॉइंट्स लिखे होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। पर स्टूडेंट्स की दिक्कत क्या है, वो लोग तो एक असेट में जो पॉइंट्स लिखने हैं वही पॉइंट्स लिखते हैं, चाहे फिर फिक्स असेट का होगा या करंट असेट का होगा, इन्वेंट्रीज है, बैंक है या फिर इन्वेस्टमेंट्स है। तो यही दिक्कत है ना, अगर आप वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के बारे में आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है तब जाके आपको उसका बाइफरकेटेड जो डिफरेंशियल पॉइंट्स है वो लिख नहीं पाते हो। जो कॉमन पॉइंट्स है वो तो सारे लिखते हैं, पर डिफरेंशियल पॉइंट लिखोगे तब जाके मार्क्स मिलेंगे, राइट। और अब तो हर सब्जेक्ट में एमसीक्यूज आ चुके हैं, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही करनी चाहिए। एमसीक्यूज की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, या फिर अगर एमसीक्यू क्वीज आपको मिल रही है हमारी वेबसाइट पे, वी आर वर्किंग ऑन दैट, तो आपको वहाँ पे एक मिल जाएगी। तो हर रोज़ आप 10 मिनट निकालो, हमारे वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे एमसीक्यू की क्वीज होगी, रैंडम एमसीक्यूज आ रहे हैं, वहाँ की आप देखो ना कि परफॉर्मेंस कैसा है। मान लो आप हर रोज़ की 10 मिनट निकाल रहे हो और वहाँ पे आप 10 एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हो, ऐसे करके 100 दिन है तो 1000 एमसीक्यूज आप सॉल्व करोगे। मान लो कि 500 एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हो तो 500 एमसीक्यूज वापस से रिपीट करो। तो ये चीज़ आप समझो कि जब 10 एमसीक्यूज दिन के वो छोटी चीज़ है, पर 50 दिन के 500 एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। और अब जब हर एक सब्जेक्ट में एमसीक्यूज आ गए हैं तब, राइट, तो ये हैबिट डालो, सोशल मीडिया कम यूज़ करो और उतना 10 मिनट आप एमसीक्यू की क्विज ले लो, तो वो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके 180 प्लस या फिर अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, 180 एक मैंने जस्ट रैंडम नंबर लिखा हुआ है, आपके 175 है तो ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, उतना पुश मिल जाएगा। राइटिंग प्रैक्टिस रखो, रेगुलर आप टेस्ट लिखो, हर रोज़ की एक टेस्ट लिखो, जो चैप्टर कंप्लीट किया उसकी आज या कल सुबह को टेस्ट लिख दो, राइट। उसके बाद पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाने के बाद फुल सिलेबस लिखो। सेकंड रिवीजन में अगेन आप 3-4 चैप्टर की मिला के एक टेस्ट लिखो, अगेन सब्जेक्ट खत्म होने के बाद फुल लिखो। थर्ड रिवीजन मैंने बोला 3 रिवीजन करने ही है, तो थर्ड रिवीजन में अगेन 2-2 दिन या 3-3 दिन में सब्जेक्ट खत्म करो और उसकी फुल सिलेबस की टेस्ट लिखो। तब तक आरटीपी एमटीपी सब कुछ भी आ गया होगा, तो और आपने भी 2 बार पढ़ लिया होगा, तो ये सारा क्यूमुलेटिवली बेनिफिट करेगा। तो 20-25 नंबर तो आपके ऐसे ही बढ़ जाने वाले हैं, राइट। पर ये चीज़ आपको करनी चाहिए। यस, अभी यहाँ पे और एक पॉइंट ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके 10 मार्क्स 15 मार्क्स 20 मार्क्स आए पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट में या ओवरऑल सब्जेक्ट्स में, राइट, तो उनको मेरे हिसाब से सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए कि या अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम है तो उसको क्या ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, या फिर क्लासेस लेने की ज़रूरत है, अगर क्रैश कोर्स की ज़रूरत है, रिवीजन लेक्चर्स की ज़रूरत है, तो वो एक बार बैठ के आप सोच लो कि क्या इसमें मुझे क्लास लेने की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि ये जो आप समझो 116 या 120 नंबर का आपका पेपर होता है एक्स्ट्रा के साथ में, उसमें से इफ़ यू आर स्कोरिंग 15 मार्क्स, तो ये टेक्निकली सोचने वाली बात है ना सीए में आके कि इतने कम परसेंटेज मार्क्स मिल रहे हैं, तो या तो आपने वो सब्जेक्ट सही से पढ़ा नहीं है या फिर जो फैकल्टी है उन्होंने सही से नहीं पढ़ाया है। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। तो आप ठीक है, आप कोई लेक्चर्स ले लो या फिर आप सेल्फ स्टडी में ज़्यादा फोकस करो, आपको लग रहा है कि मैं खुद से कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, तो आप उसके ऊपर टाइम उस हिसाब से अलॉट करो। मैंने बोला वैसे प्लानिंग बनाना है अभी से, तो ये सारे फैक्टर पॉइंट कंसिडर करके पूरा प्लानिंग बनाओ आप कि यहाँ पे मेरे 15 ही नंबर आए हैं। आप आरटीआई से कॉपी मंगवा लो, ठीक है, आरटीआई से कॉपी कैसे मंगवानी वगैरह की उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरा आपको वहाँ पे उसका भी दे दूंगा गाइडेंस, तो वो कॉपी मंगा लो और चेक करो आप कि आपने मान लो कि 35 या 45 या 55 एक्सपेक्ट की थी और 15 या 25 नंबर्स ही मिले हैं, तो कहाँ पे क्या गलती हुई है। अगर एमसीक्यू वाला सब्जेक्ट था तो एमसीक्यू गलत हुए हैं, डिस्क्रिप्टिव गलत हुआ है, या प्रैक्टिकल था तो प्रैक्टिकलिटी में कोई प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, राइट। तो जैसे कि मैं सीए फाइनल फॉरेक्स की बात करूं, अगर आपको रेट चूज करना नहीं आ रहा है तो वो क्लैरिटी एक बार ला, क्योंकि जब तक रेट सही से चूज नहीं करोगे तब तक आगे का सम आपका सही नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा वो, राइट। तो वो करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए जिनके इतने कम नंबर्स आ रहे हैं। आप मान लो कि ये जनवरी महीना चल रहा है या हाफ फेब तक, आप भले ही आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ले लो, एक महीना जाएगा उसके पीछे चलेगा। सेकेंड थिंग बेनिफिट क्या होगा, अगर आप लेक्चर्स अभी ले रहे हो, रिवीजन लेक्चर या क्रैश कोर्स या रेगुलर लेक्चर्स, तो बेनिफिट ये होगा कि वहाँ पे जो भी फैकल्टीज़ होगी उन्होंने जो भी एग्जाम्पल वगैरह दिए होंगे वो सारा अभी रिसेंटली आपने अटेंड किया हुआ है, तो वो जब सेल्फ स्टडी करोगे उसमें आपको ये चीज़ ज़्यादा बेनिफिट करेगी, क्योंकि अभी 1 महीने पहले ही पढ़ के आए थे, राइट। तो ये चीज़, यस।
अभी ये मेन बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल आता है कि सर मेरे 4 अटैम्प्ट, 6 अटैम्प्ट, 8 अटैम्प्ट, 12 अटैम्प्ट, 15 अटैम्प्ट, 20 अटैम्प्ट लग चुके हैं सीए फाइनल में, सीए इंटर में, राइट, और अभी पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूँ। तो सबसे पहली बात तो देखो कि सीए इज नॉट लाइफ, इट इज पार्ट ऑफ, ये बात समझो आप सबसे पहली बात। हाँ, मैं टीचिंग की फील्ड में हूँ, कोचिंग की फील्ड में हूँ, फिर भी आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि भाई अगर आपको लग रहा है कि सीए नहीं हो पा रहा है, मुझसे नहीं होगा, तो और भी ऑप्शंस है, उसको एक्सप्लोर कीजिए। इसको पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जैसे कि हमारी बात करो, हम लोग सीए नहीं होते तो भी कोचिंग की फील्ड में जाना था तो हम लोग जाने ही वाले थे, ठीक है, हमने सीए निकाल दिया। पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं ना कि सीए नहीं होके भी और बहुत सारी अलग अलग जगह पे अच्छा अच्छा कर रहे हैं, राइट। तो आप इसको पकड़ के, अगर आपको लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, और मेरे लिए देखो सबके लिए सीए नहीं बना है, किसी के लिए नहीं भी बना है, तो बेटर कोई और ऑप्शन सोचो। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो क्या करूँ, नहीं तो हमसे बात करो, नंबर लिखा हुआ है हमारे, ये नंबर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, मेल कीजिए, कुछ भी कीजिए। हमारी वेबसाइट पे भी हमारा एक चैट बॉक्स है, वहाँ पे आप जाकर रिक्वेस्ट डालिए, वी विल बी कॉन्टेक्टिंग यू। और यहाँ पे रियलिटी चेक करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि फैमिली सिचुएशन नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फिर भी सीए परस्यू कर रहे हैं, या फिर कहीं और ध्यान दे रहे हैं, इसकी वजह से भी सीए नहीं हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा डायलेमा है। या फिर घर से प्रेशर है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो बैठ के वो डिसाइड कीजिए आप, क्योंकि हर एवरी अटेम्प्ट में मान लो 10 अटेम्प्ट लग चुके हैं, तो एक बार बैठ के फ्रेंड के साथ में डिस्कस कीजिए कि यार कहाँ गलत हो रहा है। क्योंकि देखो आपको नॉलेज तो है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पता ही नहीं है और आपके अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग रहे हैं। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा मैं फ्रैंक बताऊँ ना, तो 90% से ज़्यादा क्या होता है पता है, फेल होने का रीज़न स्टूडेंट्स खुद होते हैं 90% से ज़्यादा, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस करी नहीं है, 3 बार रिविजन किया नहीं है, राइट, आईसीआई के सारे मॉड्यूल्स देखे नहीं है। आप लोग कौन, कितने लोग हैं, आप खुद को पूछो कि आईसीआई की वेबसाइट एक महीने में एक बार आप विजिट करते हो कि क्या वहाँ पे नया कोई मटेरियल आया हुआ है। आईसीआई बहुत बार ऐसा करता है कि एग्जाम से 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चन वहाँ पर डालते हैं फॉर प्रैक्टिस। अगर वो सारे के मान लो कि वहाँ वो प्रैक्टिस का क्वेश्चन डाला हुआ है, एक अलग से पीडीएफ दी हुई है, देयर इज हाई चांसेस, या फिर वो कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ लो किस हिसाब से वो लोग पूछेंगे। पर मैं बताऊँ 90% स्टूडेंट्स ये चीज़ कभी देखने जाते ही नहीं है, और फिर वो लोग बोलते हैं कि फेल हो गए। पर आप 100% प्रिपरेशन तो करो। जब देखो मुझसे स्टूडेंट्स बात करते हैं ना, तो 80 to 90% स्टूडेंट एक्सेप्ट करते हैं कि सर हमारी प्रिपरेशन 100% थी ही नहीं। अभी आप समझो, आपने जब 100% दिया ही नहीं है, तो आप एक्सपेक्ट कैसे करते हो कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे, 40, 50, 60 नंबर मिलेंगे। तो जो बाकी के 10% स्टूडेंट है ना, वो कौन से वाले स्टूडेंट्स है, उनका लक थोड़ा बहुत काम करता है कि सर आता था सब कुछ, प्रेशर में जाके वहाँ पे मिस्टेक्स हो गई, भूल गए, या फिर जो अभी भी रीचेकिंग वाले स्टूडेंट्स होंगे जो पास होंगे, राइट। तो ये वो सारे स्टूडेंट्स 10% में फॉल होते हैं, पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स 90% में फॉल होते हैं। उनकी मिस्टेक्स यही है कि वो डिसिप्लिन नहीं रहते हैं, कंसिस्टेंस नहीं रहते हैं, वो लोग राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो लेंथ है अपने कोर्स की, वो लेंथ को लिखे बिना आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। हाँ, एक्सेप्शन होते हैं, सबका दिमाग अलग चलता है, पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स की अगर बात करें, मेरी बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा पेपर्स लिखते थे हम लोग। हमारे टाइम पे जब हम क्लासेस चल रहा था, हमारा लेक्चर्स चल रहे थे, एवरी सैटरडे संडे हम लोग टेस्ट लिखते थे। तो जो 7, 6, 5 दिन में हम लोग पढ़े, सैटरडे संडे को टेस्ट आती थी। तो आप भी वो करो, अभी तो सेल्फ स्टडी है, तो चैप्टर वाइज एक चैप्टर कंप्लीट करो। मान लो आज के 2 चैप्टर कंप्लीट किए, वो दोनों चैप्टर की टेस्ट हो जानी चाहिए, राइट। तो यही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी, क्यूमुलेटिवली बेनिफिट करेगी। ओके, अभी आते हैं जो स्टूडेंट्स की जॉब या ऑफिस चल रही है, आर्टिकलशिप चल रही है, या फिर और अदर कोई कमिटमेंट्स है, मान लो पापा का बिजनेस है या खुद बिजनेस करने की ज़रूरत है और वहाँ पे है, तो उनको क्या करना चाहिए। अगेन डिसिप्लिन लेके आओगे आप और कंसिस्टेंसी रखोगे आप, तो आप आसानी से पास हो सकते हो। अभी आप बोलोगे कि सर आप आसानी से पास हो सकते हो, ऐसा आपने तो बोल दिया, पर करना तो हमको है। पर बिलीव मी, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं आपको एकदम एक्सट्रीम एग्जांपल दूँ तो लड़कियां जिनकी शादी भी हो चुकी है, जो जॉब भी कर रहे हैं और जिनकी किड्स भी है,
राइट, वो लोग भी सी ए फाइनल पास हुए हैं जिनको हार्डली 4 से 5 घंटे या 3 घंटे खाना भी बनाना पड़ता था उनको, तो 3 या 4 घंटे दिन की पढ़ाई के मिल रहे थे। और संडे को भी 6 या 7 घंटे मैक्सिमम, क्योंकि मैंने बोला ना बच्चा था छोटा सा 2 साल का 3 साल का, तो उसको भी टाइम देना है, राइट। तो वो लोग भी सी ए क्रैक कर चुके हैं हमारे साथ रह के, तो ये इम्पॉसिबल है नहीं। आप थोड़ा डिसिप्लिन रखोगे, और मैंने बोला वैसे प्लानिंग होना चाहिए, प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलेगा, मैं अभी से बता रहा हूँ, पर जितना एक्यूरेट वो प्लानिंग बनेगा, जितना एक्यूरेट इम्प्लीमेंट होगा, उतने बेनिफिट ज़्यादा रहेंगे। फिर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप प्लानिंग को ब्रशअप करते जाओ, चेंज करते जाओ सिचुएशन के हिसाब से। अगर मान लो अच्छा कर रहे हो, जल्दी खत्म हो रहा है, तो वो प्रीपोन होगा, अगर नहीं हो रहा है तो पोस्टपोन होगा। आगे वाले कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट थोड़ा 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 करके आप आगे जा सकते हो। तो जॉब ऑफिस का कमिटमेंट है, अगर ऐसा कमिटमेंट है कि आप खुद से कर रहे हो, अगर आप जॉब और ऑफिस को छोड़ सकते हो, साइड में रख सकते हो 4 महीने के लिए, तो मेरे हिसाब से रख देना चाहिए। पर अगर ऐसा है कि नहीं सर ये तो रिक्वायरमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो आप कंटिन्यू करो, उसके साथ ये चीज़ कंटिन्यू करो। अर्ली मॉर्निंग आप सुबह जल्दी उठो ना, कौन मना कर रहा है। रात को आप जल्दी सो जाओ, मान लो 9 बजे आप आ रहे हो, 10 बजे आप सो जाओ, सुबह 5 बजे उठ जाओ, 7 घंटे की नींद आपको मिल गई, 7 घंटे की नींद इनफ है। 5 बजे से लेके मान लो सुबह 9 बजे का टाइम है, तो 4 घंटे आपको मिलेंगे, उसमें आप 2-2 घंटे के 2 स्लॉट लगाओ, कौन मना कर रहा है। सैटरडे संडे अगर ऑफ है या संडे ऑफ है, तो वहाँ पे 8-10 घंटे के स्लॉट लगाओ, आसानी से ये चीज़ टैकल अप हो जाएगी, प्लानिंग के साथ जाओगे तब, अदरवाइज नहीं होगी। अदरवाइज अगर ऑन पेपर लिखा नहीं होगा, करना स्टार्ट करोगे, 1-2 दिन 1 हफ्ते तक चलेगा, उसके बाद वापस से वही चीज़ होने लगेगा, राइट। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, अगर जॉब वगैरह चल रही है तो। अभी मेन चीज़, व्हाट शुड आई चेंज टू चेंज माई रिजल्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं पर फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। मैंने क्या बोला, सोशल मीडिया को आप छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप हमारी ऐसा है तो हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल रखो, हमारी एप्लीकेशन है, वहाँ पे हम लोग नोटिफिकेशन जो भी ऑफिशियल आता है हम लोग डाल देते हैं। हमारी एप्लीकेशन में कुछ है ही नहीं कि आप वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो गए, राइट। वहाँ पे टेस्ट है, वहाँ पे मेंटरिंग है, वहाँ पे जो सीए के रिलेटेड है, उसके अलावा कोई चीज़ है ही नहीं, तो आप उसका नोटिफिकेशन के लिए सिर्फ रखो। आप टेस्ट वगैरह एनरोलमेंट कुछ मत लो, चलेगा, पर नोटिफिकेशन हमारे वहाँ से मिल जाएगी। या फिर हमारा नंबर सेव रखो, हम लोग स्टोरी में डालते हैं या हम मैसेज करते हैं, तो सोशल मीडिया से दूर रहो। सेकेंड थिंग, वर्कआउट करो, सुबह उठ के वर्कआउट करो, 15 मिनट तो 15 मिनट मेडिटेशन करो, कुछ भी योगा करो, एक्सरसाइज करो, दौड़ने जाओ, कुछ भी करो, पर हेल्दी रहो। हेल्दी रहोगे, बीमारी कम रहेगी, तो पढ़ाई ज़्यादा हो पाएगी। पानी ज़्यादा पियो, बहुत सारे स्टूडेंट्स पानी नहीं पीते, 3 लीटर पी जाओ पानी, 4 लीटर पी जाओ। आपके डेस्क पे 2 बॉटल भर के रखो 1 लीटर की, और हाफ टाइम हो जाए तब तक दोनों खाली हो जाएंगे, फिर वापस से भर के रखो, ठीक है, वो करो। टाइमिंग्स मैच करो। पहले सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि टाइमिंग रेगुलरिटी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। अगर मुझे आप पूछोगे तो देखो, ये उम्र में कुछ भी चीज़ हार्ड नहीं है। आप लोग बोलते हो कि सर मुझसे नहीं होगा सुबह उठना, पर आप एक बार मन बना लो और उठना शुरू करो। मैं बता रहा हूँ, अगर आप 4 बजे उठोगे, 5 बजे उठोगे, 10 बजे तक, मान लो आपके ऑफिस नहीं है, पूरा दिन पढ़ाई कर रहे हो, तो 10, 11 या 12 बजे तक, जब तक और लोगों का दिन शुरू होगा, आपका आधा दिन खत्म हो चुका होगा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है, कि आप नींद लेके रेस्ट के बाद पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, आपको फ्रेश माइंड के साथ, विदाउट। देखो, सुबह 5 बजे कोई चैटिंग के लिए होगा नहीं, राइट। इंस्टाग्राम यूज़ उतना होगा नहीं आपसे, गेम्स वगैरह आप कोई खेलने वाला सामने, पबजी सामने कोई होगा ही नहीं, जगह ही नहीं है, राइट। तो जब तक वो 10 बजे उठेंगे, तब तक आपका 4 बजे से लेकर 10 बजे, 6 घंटे में से मैं मानता हूँ 5 घंटे की पढ़ाई हो गई। 5 घंटे की पढ़ाई इतनी एक्यूरेट होगी। हाँ, शुरुआत में ये लगेगा नींद आ रही है सर, नहीं हो रहा है, पर हैबिट लग जाएगी ना, फिर ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगी। तो अर्ली मॉर्निंग उठा करो, जितना हो सके उतना डिसिप्लिन रखो, कंसिस्टेंट। हर रोज़ का टाइम फिक्स रखो कि भाई 5 बजे या 4 बजे मैं उठ जाऊंगा, और 10 बजे या 9 बजे, जितने भी बजे मैं सो जाऊंगा, उससे लेट नहीं करना, ठीक है। 10 से 10 तक या 10-15 तक, ये टाइम के बीच में मैं सो जाऊंगा, टोटली स्लीप टाइम, ठीक है। तो ये रखो। फिर मंदिर जाओ, टेंपल जाओ। आप अगर एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हो, माइंड ऑफ पीसफुल माइंड की बात कर रहे हो, तो आप मंदिर जाओ, आप पेरेंट्स के साथ में बैठो। क्यों दिक्कत कहाँ से आनी शुरू हुई है, जब स्कूल में थे तो घर वालों के साथ बैठ के बात करते थे कि आज का पेपर ये गया, वो गया, आज इतनी पढ़ाई हुई, वगैरह वगैरह वगैरह। वो सारा कुछ छूट गया है ना, वही छोटी चीज़ है। सब पूछते हैं क्या चेंज करो, क्या चेंज करो, क्या चेंज करो। अरे ये चीज़ें तो चेंज करो, चेंज भी नहीं करनी, इसको तो वापस लाना है, और कुछ है ही नहीं, राइट। फिर अननेसेसरी कमिटमेंट छोड़ दो आप, लाइक
बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर कल यार 1 घंटे की ही मीटिंग, सिर्फ 1 घंटे की मीटिंग। अरे ऐसा नहीं होता, सिर्फ 1 घंटे की मीटिंग जैसा कुछ नहीं होता। वो 1 घंटे की मीटिंग के आप लिए जाओगे, आपका ट्रैवलिंग का टाइम लगेगा, वहाँ पे मीटिंग में क्या होगा, किससे मिल रहे हो, वहाँ पे क्या बात हो रही है, कितना माइंड आपका ख़राब हो चुका है, वो अपने को नहीं पता। तो वो 1 घंटे की मीटिंग अगर महीने में 2 बार कर रहे हो, मतलब आपके 2 दिन वेस्ट हो रहे हैं मेरे हिसाब से, राइट। और अभी आपका कोई कमिटमेंट होना ही नहीं चाहिए अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो आप ये सारी चीज़ें रख दो कि आधे घंटे की मीटिंग है, 1 घंटे की मीटिंग है, नहीं करनी अपने को मीटिंग, चलेगा। 4 महीने बाद जो भी करना है आप करो, 1 घंटे की मीटिंग 10 घंटे चलाओ, चलेगा। अभी के लिए कोई 1 घंटे की मीटिंग नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जीएसटी सर, जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, जीएसटी 3B फाइल करना है, 20 तारीख आ गई, नहीं करना, क्या होगा? आपके पापा का घर का है, उनको बोल दो कि 4 महीने के लिए किसी सीए को दे दे, ठीक है। वो 1500 2000 रुपये पर महीना या 1000 रुपये चार्ज करेगा, वही ना, वो चलेगा। पर उसके लिए आप मान लो अकाउंट्स वाले ने सही से अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया था, ना एंट्री उसने सही से करी थी, ना बिल्स आपके पास है, किसी ने मान लो कि क्रेडिट लेनी थी पर उसने अभी तक उसी ने बिल अपलोड नहीं किए हुए, तो बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें से दूर रहो। ये सब ऐसा मत सोचो कि सर मैं आईडीटी तो पढ़ ही रही हूँ ना या पढ़ ही रहा हूँ ना और मैं जीएसटी का रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे बेनिफिट मिलेगा, नहीं चाहिए ये बेनिफिट। अभी क्या है, एकेडमिक डिग्री के लिए जा रहे हो तो एकेडमिक डिग्री के पीछे ही भागो। प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाएगा, उसका कोई टेंशन है ही नहीं, पर डिग्री के बिना प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तो आपकी वैल्यू कम होगी। मार्केट में जाओगे तो जो पैसा मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, पर डिग्री के साथ जाओगे या डिग्री होगी और नॉलेज उतना नहीं होगा तो भी नॉलेज 2 महीने में गेन हो जाएगा। तो अननेसेसरी कमिटमेंट आप छोड़ दो। फिर मैंने बोला वैसे राइटिंग प्रैक्टिस करो, बहुत सारे पेपर लिखो, थक जाओ उतने पेपर लिखो, पर लिखो लिखो लिखो, हर रोज़ का एक पेपर होना चाहिए। क्यों? आपकी 500 मिस्टेक्स होंगी, ठीक है, सारे सब्जेक्ट की मिला के छोटी छोटी, तो आप सोचोगे वो 500 मिस्टेक में से 400 या 450 मिस्टेक्स आप आईसीआई की एग्ज़ाम में नहीं करोगे, अवॉइड करोगे। क्यों? क्योंकि घर पे बैठ के लिख लिख किया था। मेरे पास है ना, मैं एक चीज़ बताऊँ, एक स्टूडेंट था तो वो है ना, उसका प्लानिंग बहुत बार चेंज किया था हम लोगों ने, बहुत ही बार, मतलब हर हफ्ते या 10 दिन में वो चेंज कराता था। पर एक चीज़ उसकी अच्छी थी, वो टेस्ट सभी देता था, राइटिंग प्रैक्टिस सभी देता था। उसने मेरे हिसाब से 170 टेस्ट लिखे थे, 170 टेस्ट लिखे थे सारे सब्जेक्ट के मिला के और फुल सिलेबस के अलग से। तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि मुझे भी शौक आ गया था तब कि 8 सब्जेक्ट में से वो स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट में एग्जाम्शन थे, 6 सब्जेक्ट में एग्जाम्शन लेके आया था, जबकि उसकी भी पढ़ाई अप टू द मार्क नहीं थी। खुद को पता हुआ, हाँ टेस्ट यहाँ पे भी मार्क्स उतने नहीं मिल रहे थे, एग्जाम्शन क्या है यहाँ पे तो 40 मार्क्स भी नहीं मिल रहे थे, पर वो लिखता जा रहा था, लिखता जा रहा था। 170 टेस्ट, हर एक सब्जेक्ट की, हर एक चैप्टर की एक टेस्ट, फिर फुल सिलेबस की 2 टेस्ट, ऐसे सारा कुछ लिखा उसने। उसका बेनिफिट ये हुआ कि 6 सब्जेक्ट में उसका एग्जाम्शन आ गया था। अगर प्लानिंग के हिसाब से ज़्यादा प्रिपरेशन करता तो उसका ऑल इंडिया रैंक आ जाता, और मैं तो बोलता हूँ हाईएस्ट मार्क्स आ जाते उसके। पर ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस करो और प्रॉपर प्लानिंग के साथ में जाओ। ऐसा मत करो कि 2 दिन का प्लानिंग बनाया फिर वापस बनाने में एक आधा दिन पूरा वेस्ट जाएगा, चलेगा, पर अभी से प्लानिंग होना चाहिए। कौन सी तारीख को होली है, होली में कितना टाइम वेस्ट होगा, उसके अलावा कोई फंक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है, किसी की शादी है, घर में शादी है, तो उसका कितना टाइम वेस्ट होगा। मान लो कि आपका टाइम वेस्ट होगा 26 और 27 फरवरी को आपका टाइम वेस्ट होगा, ये सारा कुछ नोट डाउन होना चाहिए अभी से। आपके 100 डेज़ है, उसमें से आप मान लो कि 5 दिन मेरे वेस्ट होने वाले, तो 95 डेज़ अभी बचे हैं, वो सारा कैलकुलेशन होना चाहिए। 6 सब्जेक्ट है, उसमें से एक इलेक्टिव है, ये सब्जेक्ट को इतना टाइम देना पड़ेगा, इतनी बार रिवीजन होगा, 3 बार रिवीजन होना ही चाहिए घर पे बैठे बैठे। ये सारे पॉइंट्स आप बैठोगे, आप लिखोगे, आप बनाओगे, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, सारा कुछ इतना बेनिफिट करेगा जितना आपको एक्सपेक्टेड नहीं है। 30-40 मार्क्स तक आपको पुश मिल जाएगा आसानी से। बाकी जितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाओगे, डेफिनेटली आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो क्लैरिटी भी बढ़ेगी कहीं ना कहीं। अगर ये सारी चीज़ों में अगर आपको नहीं जम रहा है, किसी की हेल्प चाहिए, अगर आपके पास हेल्प के लिए भी नहीं है, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको प्रॉपर गाइडेंस दे देंगे, राइट। 5 साल से ये चीज़ में मैं हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बहुत बार 90% स्टूडेंट, मैंने बोला वैसे, उनकी सिली मिस्टेक्स की वजह से ही वो फेल होते हैं। सीरियस मिस्टेक्स ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सीए की एग्ज़ाम है यार, 10th या 12th के एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे हैं, राइट। तो आप ये समझो, थोड़ा प्लानिंग के हिसाब से जाओगे, दिक्कत नहीं आएगी। मैंने बोला वैसे, आपका क्या सीन है, जितने पॉइंट्स कवर किए, इसके अलावा कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए आप, मैं वो आपका रिप्लाई दे दूँगा, या वीडियो बनाने की ज़रूरत होगी तो वीडियो बना दूँगा।
और मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बार लाइव आता हूँ, ताकि लाइव जो भी स्टूडेंट्स के डाउट्स है वो कमेंट्स में आप हमें बता देना, आप लिख के रखो। लाइव में सारे के सारे कमेंट्स मैं आपके सॉल्व कर दूंगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, राइट। तो आप उस हिसाब से शुरू करो, टाइम है अच्छे से, तो प्लानिंग के साथ जाओ। ऐसा नहीं कि एक ख़त्म किया फिर दूसरे के बारे में सोचेंगे, दूसरा किया तीसरे के बारे में सोचेंगे, क्लैरिटी नहीं है एग्जामिशन के लिए क्या है क्या नहीं है, राइट। या क्लास करनी चाहिए सर, क्लास करनी चाहिए तो कितना टाइम देना चाहिए दिन का, वो सारी चीज़ें। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, राइट। तो वो आप देख लो, हम लोग मैं टीम से बात करके लाइव होने का एक अरेंजमेंट कर देते हैं। तो अगर मान लो 15 20 25 50 स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो लाइव कर लेंगे, और जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी होंगे आपके सिली में से सिली डाउट्स होगा तो भी पूछ लेना, कर लेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ इतना रखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर May 24 एग्जामिनेशन। नया सिलेबस है, एक बार अच्छे से देख लेना जो भी कंडीशंस है, और MCQs खास देखना, क्योंकि यहाँ पे हार्ड एक चीज़ होगी कि MCQ अगर एक नंबर आपको देगा तो एक नंबर सीधा सीधा काट भी लेगा, अगर गलत हुआ तो सीधा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जितना ईजी लगेगा उतना हार्ड भी है अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, ठीक है। और हम लोग एक MCQs के लिए मटेरियल वगैरह प्रिपेयर हो रहा है, उसकी भी मैं आपको वीडियो बना के या लिंक शेयर कर दूंगा, या फिर कहीं ना कहीं स्प्रेड कर देंगे। तो एटलीस्ट बोल रहा हूँ कि वो वाले MCQs तो आप एटलीस्ट 2 बार एग्जाम से पहले देख के जाना, थरली देख के जाना कि क्या पूछा है, किस हिसाब से पूछा है, कौन से लेवल का पूछा है, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट्स है, बहुत सारे सर्कुलर्स है। तो वहाँ से छोटी छोटी बातों में से MCQs बन जाएंगे, आपको कॉर्नरिंग MCQs पता नहीं चलेंगे और फिर एग्जाम में वो प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच। कुछ भी डाउट हो तो हमें अप्रोच कीजिए।